हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जो ज्ञान बिंदु के तरफ से प्रैक्टिस सेट चलाया गया है उसको हम लोग कंप्लीट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है। इससे पहले जो है आपको यूथ पब्लिकेशन का बुक करवाया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो राजीव जुड़ चुके हैं, मनीषा जुड़ चुके हैं। ठीक है। चलिए, जय महाकाल, सभी को सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। 15 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। एग्जाम से पहले आपको जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट ये खत्म करवा देंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग। ज़्यादा जो है वो वेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया था, क्लास लाइव नहीं हो पा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए, कौन जो थे बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? ये आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए, सनी अंसारी जुड़ चुके हैं। राजीव 30 मिनट वेट किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू आ रहा था इसलिए क्लास नहीं स्टार्ट हो रहा था। चलिए अब सब ठीक हो गया है। तो एक का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। नारायण चौधरी की तरफ से सनी अंसारी का बी ऑप्शन आया है। ज्ञान एकेडमी क्लासेस का बी ऑप्शन आया है। ब्लैक हार्ट का ए ऑप्शन आया है। चलिए, तो देखा जाए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन भी आ रहा है और बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन हो जाएगा बताइए। सभी लोग एक बार आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। गोपाल हरि देशमुख के बारे में जान लीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बम्बई आर्य समाज की स्थापना के बाद गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है, को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था। यानी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सभी का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन कमेंट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? 2 नंबर सवाल का आंसर आप सभी लोग बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर बताइए। ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, आज से स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो 27 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ पाए। तो 2 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है। ज्ञान एकेडमी क्लासेस का मनीषा का सी ऑप्शन आया है। नीतीश कुमार का सी ऑप्शन आया है। चलिए, ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार ही लाए हैं। सभी लोग लाइक कीजिए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी 2 का सी ऑप्शन कमेंट किया है जमुना, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, डिस्कशन भी करवा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चामुंड चोमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, जहां इसे तसांगपो कहा जाता है। ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और देखिए, और असम घाटी इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। ठीक है, और आगे चलकर यह गंगा यानी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, से मिलकर संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुना। ठीक है, चलिए, तो सभी का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, दे आर रिपेयरिंग द रोड। बताइए, इसका जो है आपको वॉइस में बदलना है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 3 का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। तब तक यहाँ पर हम 1 नंबर सवाल के कंफर्म करते हैं कि सही दिया है कि गलत दिया है। ठीक है, 1 नंबर सवाल में डाउट है। चलिए, तो 1 नंबर सवाल का राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 1 नंबर सवाल का इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, श्यामा कृष्ण मुख वर्मा। इसका श्यामाजी कृष्ण वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ए ऑप्शन कमेंट किया था उनका बिल्कुल सही था, गोपाल हरि देशमुख जो है नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाकी अगले सवाल 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 3 का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, तो सभी लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आंसर। 1 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन होगा और 3 नंबर सवाल का आंसर सभी लोग बताइए। चलिए, तो सभी का आंसर आ रहा है। 3 का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी 3 का सी ऑप्शन बताया है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाई देम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल, सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है बताइए। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है। 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 4 का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा। चलिए, तो सभी का आंसर आ रहा है। 37 लोग जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो 4 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए, और सी ऑप्शन भी आ रहा है। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है बताइए। 5 नंबर सवाल का आंसर बताइए, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है सभी का, बताइए क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर सवाल का जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है शून्य, उनका बिल्कुल सही है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। तो शून्य होती है। ठीक है, तो मनीषा का सही है, यहाँ पर निशा कुमारी का सही है, डिसेंट डी के सी ऑप्शन होगा। ब्लैक हर्ट का सही है। ठीक है, अभिषेक पासवान का सही है, छोटू का सही है, इन लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, शून्य होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 55 लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए क्लास को और लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो सनी अंसारी डी ऑप्शन बता रहे हैं, राहुल कुमार बी ऑप्शन बता रहे हैं, ज्ञान एकेडमी क्लासेस का डी ऑप्शन आया है। चलिए, अमित सिंह का यहाँ पर डी ऑप्शन आया है, मनीषा का डी ऑप्शन आया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दासी अट्टम के रूप में जो है आपका भरतनाट्यम को जाना जाता है, यानी जिन्होंने भी डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली की बात करें तो आपका केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, और मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, बताइए। खीर भवानी उत्सव 2025 जो है ये आपका कहाँ मनाया गया है, ये आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बता रहे हैं। छोटू का ए ऑप्शन आया है, अभिषेक पासवान का ए ऑप्शन आया है, सनी अंसारी का ए ऑप्शन आया है, सुजीत कुमार का ए ऑप्शन आया है। चलिए, तो सभी का कमेंट आ रहा है। मनीषा का ए ऑप्शन आया है, अमित सिंह का ए ऑप्शन आया है। चलिए, पूजा का यहाँ पर ये बी ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। खीर भवानी उत्सव 2025 जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है ए ऑप्शन, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 12 बजे लाइव क्लास यहाँ पर मिलेगा। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द खत्म करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए, अगला सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी का यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है लाल मुकुट वाला क्रेन, उनका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो लाल मुकुट वाला क्रेन है, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाला क्रेन है, जिसे वहाँ की संस्कृति में दीर्घायु और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता होगा मोर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 65 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। नेक्स्ट है अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सा शब्द पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। हाँ मनीषा, सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को। चलिए, तो इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो 9 का राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बताया है 3 4 5 1 2, यानी पहले स्थान पर प्रभुत्व संपन्न आएगा, फिर आपका समाजवादी शब्द आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा, फिर आपका लोकतंत्रात्मक आएगा और लास्ट में जो है गणराज्य शब्द आएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम हम भारत के लोग, सही क्रम इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 5 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है। सुजीत कुमार, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अंग महाजन पद की राजधानी थी, बताइए अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ पर थी। पीडीएफ बता दिए हैं, टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अभिषेक पासवान लाइक कर दिए हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। अंग महाजन पद की राजधानी, सभी का आंसर आ रहा है चंपा। चलिए, तो करेक्ट आंसर की बात करें, आप सभी लोग बताइए एक बार आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो अंग महाजन पद की राजधानी जो थी चंपा थी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी अगले यहाँ पर इसके डिस्कशन को बात कर ले तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। आप सभी को पता होगा बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित अंग महाजनपद की राजधानी जो थी चंपा थी। और याद रखिएगा कौशाम्बी जो थी आपका वत्स की राजधानी कहाँ पर थी, तो कौशाम्बी थी, इंपॉर्टेंट है। और वाराणसी की राजधानी जो है काशी थी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंग की राजधानी चंपा। चलिए, सभी का सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप सभी को बताना है।
11 नंबर सवाल। और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। 12 बजे डेली आपको लाइव क्लास इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। वर्णमाला में स्वर्ण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 11 का राइट आंसर सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन मनोज बताए हैं, मनीषा का बी ऑप्शन आया है। चलिए, अभिषेक पासवान का ए ऑप्शन आया है, सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 25 का, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है 25, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। यानी ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? बताइए, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है, ये आप सभी को बताना है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 12 का बी ऑप्शन सभी का आ रहा है। चलिए, तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्य ताप कितना होता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट बताया है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, उनका बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर सवाल, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है तो आप सभी को पता ही होगा कितना बेहतरीन होता है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही है, एसके धर समिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर सवाल, ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट है ये, सुजीत कुमार, देखिएगा अगर आप बुक लेंगे तो पता चल जाएगा किसका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। तो इसमें बताना है दे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है इसमें अंडरलाइन वर्ड का। ज्ञान बिंदु का ही पीडीएफ है सुजीत। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर 14 का सी ऑप्शन बता रहे हैं रमेश कुमार, नितेश कुमार का सी ऑप्शन बी ऑप्शन आया है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है 14 का क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोनाउन है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी प्रोनाउन। दे क्या है तो प्रोनाउन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये आपको बताना है। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका आंसर बताइए। चलिए, और सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक ग्रुप में ताकि और लोग भी जुड़ पाए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, उनका बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। यह मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी बहुत बार पूछा जाता है ये सभी प्रश्न, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, उनका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी लोग एक बार आंसर बताइए और सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग जो जो लाइक नहीं किए हैं। तो 16 का यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है मनोज का, राजीव डी ऑप्शन बताए हैं, सनी अंसारी का डी ऑप्शन आया है।
चलिए ज्ञान एकेडमी क्लासेस ए ऑप्शन बता रहे हैं, अमरजीत का डी ऑप्शन आया है, सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। तो जिन्होंने भी, चलिए जय श्री कृष्णा अमरजीत, डी ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल सही है, CONH2 का होल 2, ठीक है। यानी इसकी बात करें तो NH2 CONH2 होता है, ठीक है, इसका सूत्र। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए मनीषा का सही है, विक्रम का सही है, राजीव, रणविजय का सही है, राजीव का सही है, पिंटू का सही है, अभिषेक पासवान का सही है, सभी का आंसर, अमरजीत का भी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, सोनार के उपयोग से किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, बताइए। सोनार के उपयोग से किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए और क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 17 का, जिन्होंने भी यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी पराश्रव्य तरंग, ठीक है। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंग का, ठीक है, याद रखिएगा। सोनार से जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सभी का राइट आंसर है जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है। रानी यादव का भी सही है, संतोष का सही है, अमरजीत का सही है, पिंटू का सही है, विक्रम का सही है, सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए मनीषा का भी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर सवाल, रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था, बताइए। 18 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा सवाल। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लगाया गया था, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, 51%, ठीक है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ये आपका भारत के 51% भूभाग पर मनाया गया था, लगाया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े हिस्से यानी 51% भूभाग मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों पर लागू थी, ठीक है। जब अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग पर तथा अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा 19% भाग पर और महालवाड़ी बंदोबस्त 30% भूभाग पर लगाया गया था। यानी ऑप्शन की बात करें तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ ठीक है, थैंक यू मनीषा। चलिए सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं, ये आप सभी को बताना है। 19 नंबर सवाल मैथ का है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए तो 19 का यहाँ पर डी ऑप्शन, चलिए क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी 19 का कमेंट बॉक्स में बताया है बताइए 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 19 का जिन्होंने भी करेक्ट आंसर कमेंट किया है डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 3। 196 के कितने गुणनखंड जो है जो 4 से विभाज्य है, ये आपका 3 गुणनखंड, ठीक है। चलिए सभी का सही है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, बताइए। 20 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग बताइए और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं इसके बाद। और सभी लोग जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यानी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा पूछा जाता है। चलिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इस सेट को तैयार किया गया है, तो आप लोग जो है पूरा देखिए वीडियो को
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, डेली आपको लाइव क्लास 12 बजे मिलेगा। चलिए, हाँ ज्ञान बिंदु का ही है ये। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, बताइए। 21 नंबर सवाल, किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर यहां पर सभी लोगों का आ रहा है डी ऑप्शन। ए ऑप्शन भी आ रहा है। हाँ, क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्या बताया है, बताइए। किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में क्या बताया है, ए ऑप्शन बताया है लाल मिट्टी, उनका बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी को जो है सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज, बताइए। 22 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, कमेंट जो है बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर यहां पर आ रहा है ए ऑप्शन। रमेश कुमार का ए ऑप्शन आया है, सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए, मनीषा का ए ऑप्शन आया है, अमरजीत का ए ऑप्शन आया है, शिव कुमार का बी ऑप्शन आया है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर बीच इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। 23 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो उत्पाद बनता है वो कौन कौन से हैं, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। चलिए, 23 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है। मनोज का ए ऑप्शन आया, अभिषेक पासवान का ए ऑप्शन आया है, कवि कुमार का ए ऑप्शन आया है, रमेश का ए ऑप्शन आया है। चलिए, राजीव का ए ऑप्शन आया है, ज्ञान एकेडमी क्लासेस ए ऑप्शन बता रहे हैं। रितु सिंह का ए ऑप्शन आया है। चलिए, अमरजीत का यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए, तो सभी का राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है ए ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज है, जल है और ऑक्सीजन है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, अगला देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय में बताइए कौन सी संज्ञा है। 24 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। और सभी लोग जो है, जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा, ज्ञान बिंदु का है। जी बिल्कुल, ज्ञान बिंदु का है। सुजीत कुमार, बुक आप मिला लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा आपको बुक। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गाय में कौन सी संज्ञा है, गाय की बात करें तो इसका कौन सी संज्ञा हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये आसान प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा है। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है जातिवाचक संज्ञा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की ओर चलते हैं। बिहू कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बताइए। बिहू कुह उत्सव जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित उत्सव है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आ रहा है सभी का असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है ए ऑप्शन असम, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहू कुह उत्सव जो है ये आपका असम राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, ये आपको बताना है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक जो था वो कौन था, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। चलिए, और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए और क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। डेली आपको लाइव क्लास 12 बजे दोपहर में मिलेगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया था उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा 27 नंबर सवाल का आंसर। चलिए, तो 27 का राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी 27 का कमेंट बॉक्स में बताया है आंसर, चलिए क्या हो जाएगा, तो 27 का राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन बताया है अनुच्छेद 15, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, एक बार जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग जो भी नए जुड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत के अंत यानी अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। ठीक है, और यहाँ पर अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता की चर्चा है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, लोक नियोजन में अवसर की समता जो है आपका अनुच्छेद 16 से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता होगा। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी एलसीएम निकालना है 4, 5, 8 और 10 और 12 का, बताइए। निषाद जी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जो है क्लास को लाइक कीजिए पहले और शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या। जिन्होंने भी 120 यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही है। एलसीएम तो आपको निकालने आता ही होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है, ये आपको बताना है। 29 नंबर सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सी ऑप्शन बता रहे हैं। सभी का सी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रुक्स कांच की बनी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है क्रुक्स कांच, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बाकी हम लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसमें। तो 29 का राइट आंसर पहले जान जाइए, सी ऑप्शन होगा क्रुक्स कांच। चलिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल की ओर चलते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स, तो बताइए यहाँ पर डाउन विथ का फ्रेज क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। 30 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 100 लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, और जो भी नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। 30 का बी ऑप्शन आ रहा है, संतोष कुमार यादव बी ऑप्शन बताए हैं, राजीव बी ऑप्शन बताए हैं। चलिए, तो सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में क्या बताया है, तो देखते हैं इसका आंसर की बात करें। चलिए, तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया है फेड अप विथ, उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, अगला सवाल देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइए। 31 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रश्न, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको आंसर बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर सभी का आ रहा है बिहार। चलिए, तो जिन्होंने भी बिहार आंसर कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से 5 राज्य हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, उत्तर प्रदेश पहला है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, 2 राज्य का नाम आप सभी लोग बताइए।
दो राज्य का नाम आप सभी लोग बताइए जहां से होकर भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। बताइए कौन कौन से वो दो राज्य हैं। 3 तो बता दिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए, तो अमरजीत बता रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिहार से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। 32 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऐसा सवाल आता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है हिंडन नदी, उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो हिंडन नदी यानी यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है हिंडन नदी, उनका बिल्कुल सही है। चलिए, अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी, ये आपको बताना है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी। चलिए, 33 का ए ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं, अमन कुमार का बी ऑप्शन आया है, शिवराज का ए ऑप्शन आया है, रितु का ए ऑप्शन आया है, रमेश कुमार का ए ऑप्शन आया है। चलिए, अमरजीत का ए ऑप्शन आया है, सभी का ए ऑप्शन, राजीव का ए ऑप्शन आया है। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और इस टाइम जो थी इसकी थीम क्या थी आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी अगला सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है, ये आपको बताना है। 34 नंबर सवाल बताइए, 34 नंबर प्रश्न का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका राइट आंसर सभी लोगों का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है, सॉरी ए ऑप्शन आ रहा है, 3 बार। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बताया है, यानी 3 बार टोटल राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर लागू किया गया है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 3 बार। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 356 जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 360 जो है आपका किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम, इसीलिए क्वेश्चन भी आपको पूछ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। यूथ पब्लिकेशन का जब प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तो उसमें यह प्रश्न दिया गया था। तो बताइए HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए, हाँ, अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। ठीक है, और अनुच्छेद 368 की बात करें तो आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, लिप्सी कुमारी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका राइट आंसर की बात करें तो 35 का जिन्होंने भी ये ऑप्शन बताया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उनका बिल्कुल सही है। HTML का पूर्ण रूप ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, बताइए। 36 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड आफ्टरनून रूपा, सभी का स्वागत है। मनीष कुमार यहाँ पर, सभी लोग बताइए, मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका राइट आंसर सभी का आ रहा है यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो 36 का जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 100 लोग जुड़ जाएं। 94 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग।
चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, बताइए इनमें से सर्वनाम कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास को जो है एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। आपका डेली 12 बजे लाइव क्लास मिलेगा। कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो इसका राइट आंसर सभी का आ रहा है बी ऑप्शन। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा एक सर्वनाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं जो है एक सर्वनाम है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, बताइए टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फटाफट इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए गुड आफ्टरनून मनीष कुमार, सभी का स्वागत है। आप लोग जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, 12 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा। चलिए और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट खत्म करवाएंगे जल्द से जल्द। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है, तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है सी ऑप्शन, नीलगिरी पहाड़िया, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो मनीषा का सही है, अमरजीत का सही है, हाँ मनीषा आ चुकी हैं, रूपा का सही है, सनी अंसारी का सही है, निशा कुमारी का सही है, शिव कुमार का सही है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कुंदन कुमार गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। हाँ जल्दी जल्दी सेट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन ऑप्शन। रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लूड, बताइए इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा। हाँ और सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा है, इस प्रैक्टिस सेट को मार्केट से खरीद कर लाए हैं, उसके बाद करवा रहे हैं आपको। हाँ हाँ जीके जीएस मस्ती वाला भी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 39 का क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना था इसमें सूटेबल वर्ड से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डी वेस्टिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट इसका जवाब जो है आप लोग बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था, हाँ जीके जीएस मस्ती वाला भी करवाएंगे, आने दीजिए, अभी 23 तारीख को आने वाला है वो प्रैक्टिस सेट। चलिए तो 40 का यहाँ पर डी ऑप्शन सभी का आ रहा है, तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है चितू पांडे, उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, 0.04 और 0.36 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो 41 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो 41 का क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती निकालना है। इसका राइट आंसर जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में डी बताया है 0.12, उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 0.12, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, 42 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है और ये प्रश्न आने का चांस जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स का सवाल है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो किस नदी पर बनाया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जो भी बता रहे हैं सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए सभी का सही है, आप लोग जो है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है किस दिन प्रवृत्त हुआ था, बताइए। 43 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए। 43 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन बताया है 26 जनवरी 1957, उनका बिल्कुल सही है। जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है
26 जनवरी 1957 को जो है प्रवृत्त हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान था जिसे 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था। यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नोट में ध्यान रखना है, अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के बेअसर होने के बाद यह जो है लागू नहीं है, यानी इसे जो है भंग कर दिया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 44 नंबर सवाल, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग बताइए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 44 का राइट आंसर यहाँ पर सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, बुक्का प्रथम। चलिए तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 110 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि 150 का आंकड़ा पहुंच जाए। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। मनीषा का सही है, यहाँ पर राजनी कुमारी का सही है, मासूम कुमार का सही है, मौसम कुमार का सही है, चलिए अमरजीत का सही है, राजीव का सही है, सनी अंसारी का सही है, बेरोजगार का सही है, चलिए प्रियांशु कुमारी का सही है, पिंटू राज का सही है। इन लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हरिहर एवं बुक्का द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासनकाल में बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ने 1374 ईस्वी में चीन के मिंग राजवंश के पास, याद रखिएगा, अपना एक राजनीतिक शिष्टमंडल यानी राजदूत भेजा था। ठीक है, तो इसको डिस्कशन को ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा आप लोग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछेगा तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था, दोनों भाइयों ने, हाँ 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी का आ गया है, बी ऑप्शन। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है, चलिए 45 का राइट आंसर जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बी ऑप्शन बताया है, डेंड्रोलॉजी, उनका बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन की बात करें तो वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को जो है डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी कमेंट किया है बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में विटामिन डैश नहीं करता है, बताइए। पाचन में सहायता नहीं करता है, कि वृद्धि में सहायता नहीं करता है, कि कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, कि औषधि के उपापचय में सहायता नहीं करता है, बताइए। 46 का राइट आंसर यहाँ पर सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। एक बार जो है आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी नए जुड़ रहे हैं वो को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 12 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगा। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 1 है, इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट 2 करवाएंगे। चलिए स्नेहा कुमारी, स्वागत है आपका। चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिन्होंने भी कमेंट किया है कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही है। मनीषा का सही है, अमरजीत का सही है, सिंटू कुमार का सही है। चलिए 15 प्रैक्टिस सेट है अमरजीत, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करवाएंगे इसी चैनल पर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अमन का सही है, पिंटू का सही है, सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिए, गुड्डू का सही है। नेक्स्ट देखिए, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है, ये आपको बताइए। न्यूलैंड ने जो है अष्टक नियम दिया था, ठीक है। हाँ स्नेहा आपका भी नाम लेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बताइए, नाम लेंगे जरूर। चलिए न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो तीसरे तत्व के समान दिखता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन होगा, तीसरे तत्व के समान दिखता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 121 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि 150 लोग जुड़ जाए।
अगला सवाल देखिए, कोई बात नहीं गौतम, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका रिजल्ट होगा बढ़िया। ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है आपको। 48 नंबर प्रश्न देखिए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, बताइए। 48 का राइट आंसर सभी लोग बताइए। टेलीग्राम लिंक द ग्रोथ जोन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, 48 का राइट आंसर यहाँ पर सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है बी ऑप्शन सरस्वती सम्मान, उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। यह हर साल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा के लेखक को उसकी उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान जो है, याद रखिएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, बहुत बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 49 नंबर सवाल, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बताइए। तापमान बढ़ने से जो है ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम लिंक बताया नहीं है, द ग्रोथ जोन टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो मनीषा बता रही हैं बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर मनीषा का ये ऑप्शन आया है, सरोज का यहाँ पर ए ऑप्शन आया है, अमरजीत का ए ऑप्शन आया है। चलिए, सभी का करीब करीब ए ऑप्शन आ रहा है। कौन सा गलत है नीतू, बताइए। नीतुक कौन सा गलत है, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है ये आपका बढ़ता है, ठीक है। और हवा में ध्वनि की चाल की बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि आपको ठोस माध्यम में गमन करता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, ठीक है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है। चलिए, मनीष कुमार आपका नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, द साइनोनिम ऑफ द वर्ड नेगेटिव इज क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 50 नंबर सवाल जो है इंग्लिश का है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके मिक्स सवाल आएंगे एग्जाम में, कौन जानता है इसमें से अधिक प्रश्न आ भी जा सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, इनफैक्टफुल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा, बताइए। मैथ का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मनीषा दुबे क्या बोल रही हैं, आप लोग जो है वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कम से कम 150 लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए, तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर 4:5 आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4:5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, चलिए 52 नंबर प्रश्न, अच्छा हाँ सही है। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। 52 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए। रिडल्स इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम के लिए आएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो मनोज का सही है, मनीषा का सही है, राजीव का सही है, प्रिंस सिंह का सही है, मौसम कुमार का सही है,
अंकित गिरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए कौन जो है आपको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है उस बताना है। चलिए आप लोग जो है क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 53 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बताया है वेंकट रमन रामकृष्णन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वेंकट रमन रामकृष्णन को जो है सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009, याद रखिएगा वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अन्य विकल्प की बात करें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे ये भौतिकी से संबंधित थे, फिजिक्स से। हरगोविंद खुराना की बात करें तो आपका चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा ये आपको बताना है। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पीडीएफ तो अंकित गिरी आपको बताए तो है, टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए 54 का राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में 54 का बताया है यहां पर, चलिए अतिरंजन शब्द का कौन सा विशेषण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरंजित हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी का जो है यहाँ पर ए ऑप्शन आया है तो उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है, यह घटना किस कारण संभव हो पाती है। 55 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर 55 का ए ऑप्शन बी ऑप्शन आ रहा है। ध्रुवकेश्वर महतो का बी ऑप्शन आया है। किस्नू लड़का का यहाँ पर ए ऑप्शन आया है। चलिए मनोज का यहाँ पर बी ऑप्शन आया है। शिव कुमार सी ऑप्शन बता रहे हैं। रसी कुमार का यहाँ पर बी ऑप्शन आया है। चलिए अमरजीत सरफेस टेंशन बता रहे हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। जो भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पंकज कुमार यादव बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बी बताया है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण जो है ये आपका एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह को घेरती है, यह घटना जो है ये आपका पृष्ठ तनाव कहलाती है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। बताइए, आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो गडकरी विद्रोह कब हुआ था, तो आपका 1844 ईस्वी में हुआ था। बाकी आपका फकीर विद्रोह की बात करें तो 1776 से 1777 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन 1840 से 1872 में हुआ था और खासी विद्रोह जो है 1827 से 1833 तक चला था। यानी ऑप्शन की बात करें तो 3-4 क्या हो जाएगा, 3-4-2-1, यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी का सही है, यहाँ पर अमरजीत का सही है, मनोज का सही है, प्रिंस सिंह का सही है, मनीष कुमार का सही है, नीरज का सही है। चलिए आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। शिव कुमार का सही है, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए,
एक सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो बताइए वेग शून्य होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कि उसका त्वरण शून्य होता है, कि स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सभी का आ रहा है आंसर। सभी ने जो है कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बताया है। चलिए तो सभी का करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ए ऑप्शन बताया है वेग शून्य होता है, उनका बिल्कुल सही है। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरते हैं तो उनका वेग जो है शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है बताइए। 58 नंबर सवाल का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक बार सभी लोग जो है चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। रितु सिंह का बी ऑप्शन आया है, कविता कुमारी का बी ऑप्शन आया है, चलिए राजेश कुमार का ए ऑप्शन आया है, मनीषा कहाँ गई, मनोज का यहाँ पर बी ऑप्शन आया है, चलिए शिव कुमार का सी ऑप्शन आया है, ज्ञान एकेडमी क्लासेस बी ऑप्शन बता रहा है, राजीव का यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका राइट आंसर की बात करें उषा कुमारी का बी ऑप्शन आया है, अमरजीत बी ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर मनीष कुमार का बी ऑप्शन आया है, ये आपका हो जाएगा जल जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण जो है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया था उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण जो है पानी से भरी डाट लगी बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट देखिए, कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक है, ये आप सभी को बताना है। 59 नंबर प्रश्न। ऑनलाइन पता नहीं, देखिए ऑनलाइन मिल रहा होगा तो आप लोग देखिए। चलिए तो कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है क्या हो जाएगा बताइए। चलिए 59 का राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कैंची, पिलास इत्यादि जो है ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर 60 का डी ऑप्शन भी आया है। चलिए तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा 60 नंबर सवाल का, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए एक बार और क्लास को शेयर कीजिए, 100 लाइक हो जाना चाहिए। चलिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक के रूप में आपका किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में 60 का बताया है, यहाँ पर सभी का कमेंट बॉक्स आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, DN राजन को जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में चुना गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। 61 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताइए 61 का राइट आंसर सभी लोग बताइए। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए मनीषा आ चुकी हैं, सभी लोग एक बार बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आ रहा है, तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन बताया है 61 का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनका बिल्कुल सही है। प्राथमिक क्षेत्र को याद रखिएगा कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, और तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, याद रखिएगा। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। 62 नंबर सवाल, फटाफट बताइए इसका आंसर, और वीडियो को जो है 100 लाइक पूरा कीजिए, आप लोग जो है 100 लाइक कर दीजिए फटाफट से।
चलिए इसका राइट आंसर 62 का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। बताइए एक बार, मनीषा सी ऑप्शन बताई है। चलिए दीपक कुमार सी ऑप्शन बताए हैं, मनोज कुमार का सी ऑप्शन यहाँ पर आया है। चलिए संतोष का सी ऑप्शन आया है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए तो 62 का जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताया है, सी ऑप्शन डायटम, उनका बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए बताइए। तो ये मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 लीटर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है बताइए। इसका राइट आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो इसका राइट आंसर सभी का आ रहा है 64 का राइट आंसर आप सभी लोग अब बताइए। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जितने भी लोग नहीं किए हैं। 94 लाइक हो चुका है और 6 लाइक चाहिए, तो लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए तो 93 यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है सभी का सी ऑप्शन, यानी 93वां संविधान संशोधन। तो जिन्होंने भी यहाँ पर राइट आंसर कमेंट किया है 93वां संविधान संशोधन, उनका बिल्कुल सही है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान जो है ये आपका 93वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। बताइए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो है ये आपका किस संविधान संशोधन के जरिए दिया गया है, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको बताना है, क्योंकि रिवाइज भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बाकी हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। बताइए यहूदी संप्रदाय से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित था। 65 नंबर सवाल। 65 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, क्या हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर सभी का ए ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो है 103वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। पंकज कुमार यादव का बिल्कुल सही है। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर मनीषा बताई है ए ऑप्शन। चलिए रुदाल कुमार यहाँ पर ए ऑप्शन बताए हैं, दीपक कुमार का ए ऑप्शन आया, पंकज कुमार यादव ए ऑप्शन बताए हैं। चलिए मनोज कुमार का ए ऑप्शन आया है। चलिए हाँ, 103वां द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, कौन से एकमात्र गवर्नर जनरल था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था, याद रखिएगा यहाँ पर कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था जो कि यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है बताइए। ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया था। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, सेट 1 में हम लोग जो है 66 नंबर सवाल को कंप्लीट कर रहे थे, तो वहीं से जो है वीडियो कट गया। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए एक बार। सभी लोग यहाँ पर जुड़िए, सभी लोग फटाफट से। चलिए फिर से यह क्लास जो है लाइव हो गया है, तो सभी लोग एक बार जुड़िए। 66 नंबर सवाल से हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे, और यहाँ पर जुड़िए, ज्वाइन कीजिए फटाफट। चलिए तो एक जुड़ चुके हैं। चलिए तो यहाँ पर राइट, चलिए बताइए आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। चलिए तो आ चुके हैं लाइव यहाँ पर। चलिए तो कौन जुड़ा है देखते हैं एक बार। 5 लोग जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। यहाँ से हम लोग 66 नंबर सवाल को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो वाला क्लास जो है वो ख़राब हो गया। 66 तक ही उसमें अब रिज्यूम नहीं हो पा रहा था, इसलिए न्यू लाइव सेशन किए हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है, यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बताइए। राजीव सिंह जुड़ चुके हैं, बिल्कुल हाँ, वो हट गया, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था इसलिए एक बार में ही ख़त्म हो गया। आप लोग जो है उस वाले क्लास में लाइव चैट में जाकर बोल दीजिए कि न्यू क्लास स्टार्ट हो गया है, इसको ज्वाइन कीजिए। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बताइए। 67 नंबर सवाल, 10 लोग जुड़ चुके हैं, 12 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब 67 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए पूनम कुमारी जुड़ चुकी हैं, किस्नू लाड जुड़ चुके हैं। चलिए 13 लोग जुड़ चुके हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं एक बार आप लोग आंसर बताइए, और हम लोग छाट से आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। अब हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसको जो है कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलिए चलिए तो छाट से आगे के सवाल 17 लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, न्यू क्लास लाइव हो चुका है। 66 से आगे हम लोग 67 नंबर सवाल से कंप्लीट करेंगे। 66 नंबर प्रश्न जिनको भी नहीं कंप्लीट हुआ है वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव जो है लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है, ठीक है। चलिए तो सभी लोग अपना अपना आंसर जो है अब इस क्लास में कमेंट कीजिए। उस क्लास को जो है बंद हो गया है वो क्लास। चलिए लेकिन उसमें लाइव दिखा रहा है, यही ना दिक्कत है। लाइव दिखा रहा है लेकिन मेरे फ़ोन में आ ही नहीं रहा है। चलिए तो 67 नंबर सवाल बताइए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है बताइए। बताइए सभी लोग, 22 लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तभी ना हम बताएंगे अगला। 24 लोग जुड़ चुके हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तो यहाँ पर अफसना खातून का आया है डी ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धातु कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, ये आपको बताना है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब 68 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए। अड़सठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो 68 नंबर सवाल का, हाँ कितना अच्छा चल रहा था वो क्लास, अब हट गया तो क्या कीजिएगा। चलिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, इसका राइट आंसर की बात करें तो 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, सोनू रॉय सी ऑप्शन होगा। चलिए मनीषा का सही है। अगला सवाल की ओर चलते हैं, वो लाइव भी नहीं हट रहा है, दोनों लाइव चल रहा है एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 38 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब लार उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आप सभी लोग आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न। चलिए तो 69 का डी ऑप्शन राजीव बताए हैं। सभी लोग एक बार बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक बार बोल दीजिए उसमें कि क्लास वो वाला हट गया है, दूसरा क्लास लाइव चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है मेड्यूला
ओब्लागांटा उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेड्यूला ओब्लागेंटा के द्वारा जो है नियंत्रित होती है, यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छोड़िए, नहीं मान रहा है तो जाने दीजिए। संतोष कुमार का सही है, किस्नू का सही है, बाकी आपका विवा सिंह का सही है, मनीषा का सही है, चलिए राजीव का सही है, इन लोगों का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, डिसेंट डीके का भी सही है। नेक्स्ट देखिए, दामीन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 70 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अब चला गया जो चला गया। 70 का राइट आंसर यहाँ पर अफसाना खातून बी ऑप्शन बता रही है, राजीव सिंह का ए ऑप्शन आया है। चलिए ज्ञान एकेडमी क्लासेस जुड़ चुके हैं, ए ऑप्शन आया है। एक बार सभी लोग उस क्लास में बोल दीजिए कि वो वाला क्लास खत्म हो गया है और न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ज्ञान एकेडमी क्लासेस उस क्लास में मैसेज कर दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें, दामीन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा दामीन एक कोह का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहा है, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 70 का बी ऑप्शन संथाल परगना से था, यानी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 71 नंबर, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइए 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 71 का जो करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चलिए 40 लोग जुड़ चुके हैं, शिव कुमार जुड़ चुके हैं, 71 का सी ऑप्शन बोल रहे हैं, ज्ञान एकेडमी क्लासेस बी ऑप्शन बता रहे हैं, अफसाना खातून का सी ऑप्शन आया है। चलिए रुदल कुमार का यहाँ पर सी ऑप्शन आया है, राजीव का सी ऑप्शन आया है, संतोष कुमार यादव का ए ऑप्शन आया है, डिसेंट डीके का सी ऑप्शन आया है, ज्ञान एकेडमी क्लासेस का बी ऑप्शन आया है, पिंटू राज का सी ऑप्शन आया है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो वर्ष 1975 में जो है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही है। चलिए और एक बार जो है सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जो जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो वाला क्लास तो अब खत्म हो चुका है, अब लाइव उसमें नहीं जा पाएंगे। चलिए अगला देखिए 72 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस ही इज डिलिजेंट देयरफॉर डैश, इसका राइट आंसर बताइए। 72 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ही विल सक्सेड, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन को चुनना है। ही इज अवेयर डैश क्रिसमस टेंस, बताइए क्रिसमस टेंस है, तो इसका राइट आंसर 73 का हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट में बताया है उनका बिल्कुल सही है। बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74 नंबर, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सिलेक्टेड ही प्रश्न हम करवा रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है बताइए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर सभी लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन, तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेजन वर्षा वन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। देश और राजधानियां दी गई है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। चलिए मनीषा जुड़ चुकी हैं, सभी लोग एक बार बताइए इसका आंसर, और एक बार जो है सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं, ठीक है, क्योंकि क्लास जो है वो वाला ख़राब हो चुका है, इसलिए दूसरा क्लास स्टार्ट करना पड़ा, तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। मिलान करने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। मिलान करने वाले प्रश्न आजकल बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखिए, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपका एस्गाबात हो जाएगी। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानवे हो जाएगी। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी आपका अस्ताना हो जाएगी और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगी। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है क्या ऑप्शन बताया है, चलिए, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए, सी 3 का डी और 4 का सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। 76 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 76 का बी ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं शिव कुमार, वीबा सिंह का बी ऑप्शन आया है। चलिए, राजीव यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हैं, निशा बी ऑप्शन बता रही हैं, मनीषा का बी ऑप्शन आया है। चलिए, ऋषि तिवारी का यहाँ पर बी ऑप्शन आया है, पिंटू राज का बी ऑप्शन आया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ज्ञान एकेडमी क्लासेस बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, लाइक कीजिए सभी लोग। आपका नाम लेंगे, रुदल कुमार आपका नाम है। चलिए अगला सवाल देखिए, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। 77 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। 48 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। ज्ञान एकेडमी क्लासेस बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए, शिव कुमार का बी ऑप्शन आया है, निशा का बी ऑप्शन आया है, बताइए एक बार सभी लोग। सोनू रॉय का बी ऑप्शन आया है। चलिए, मनीषा यहाँ पर बी ऑप्शन बता रही हैं, कोई बात नहीं मनीषा, लाइक कर देगा लोग, लाइक कर दीजिए सभी लोग। और आपका ऋषि तिवारी का बी ऑप्शन आया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी रुदल कुमार का सी ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है और पौधों की कोशिका भित्ति याद रखिएगा, पौधों की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन। जिन्होंने भी बी ऑप्शन कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 एवं 36 कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम होगी, बताइए। ये मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है ए ऑप्शन 15%, उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है, तो पटाखों से निकलने वाली हरा रंग का कारण क्या है, बताइए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। चलिए, तो 79 का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है, सभी का सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी 79 का सी ऑप्शन बताया है बेरियम के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बेरियम जो है ये आपका पटाखों में हरा रंग प्रदर्शित करता है और स्ट्रॉन्सियम की बात करें तो आपका लाल रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम। चलिए, मनीषा का सही है, यहाँ पर राजीव का सही है। चलिए, पिंटू राज का सही है, मुन्ना कुमार बी ऑप्शन होगा, स्ट्रॉन्सियम लाल रंग प्रदर्शित करता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 51 लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि 100 लोग जुड़ जाएं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य के हैं। शिव कुमार आपका भी सही था। चलिए, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए, 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 नंबर सवाल का राइट आंसर की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। तो जिन्होंने भी सिक्किम कमेंट बॉक्स में बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो
डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। चेरी पिकिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 54 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी ही करवा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जो भी कमेंट बॉक्स में बताए हैं 81 का, यहाँ पर बास्केटबॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा, 82 नंबर सवाल। अग्रज शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अग्रज का सही विलोम क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो अनुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अग्रज मतलब बड़ा होता है, ठीक है, और अनुज मतलब छोटा होता है, ठीक है। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में ए बताया है, मनीषा का सही है, मिताली राज का सही है। चलिए मुन्ना कुमार यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर, पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है, बताइए। 83 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए, और जितने भी लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ताकि और लोग भी जुड़े, और क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्य में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में, सभी का कमेंट बॉक्स आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताया है 83 का, सी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है क्या कहलाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर। 84 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 67 लोग जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो जिन्होंने भी यहाँ पर 84 का बी ऑप्शन बताया है, वल्कनीकरण, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। उपन्यास फ्लैश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया आपके एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स का। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। 85 नंबर सवाल, आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लोग बताइए। कहाँ 200 लोग हुआ है, 77 लोग हुआ है अभी शिव कुमार, 100 लोग भी नहीं हुए। चलिए, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी 85 का कमेंट बॉक्स में बताया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड सेजले को जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। बानू मुश्ताक को हार्ट लैंप के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, हार्ट लैंप पुस्तक के लिए, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और डेविड सेजलो को जो है फ्लैश उपन्यास के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रूट अंडर, ये आपका दिया गया है, रूट 6, रूट 2, रूट अंडर 12 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको बताना है। 73 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 100 लोग जुड़ जाए, और क्लास को आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा, तो क्लास को जो है 50 लाइक कम से कम पहुंचा दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर आ रहा है 86 का, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है, क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 2 उनका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 87 का यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है, शिव कुमार का, मोहित का बी ऑप्शन आया, अफसाना खातून का बी ऑप्शन आया है, नीभा का, यहाँ पर निशा का बी ऑप्शन आया है, मनीषा का बी ऑप्शन आया है, सोनू रॉय का बी ऑप्शन आया है। चलिए सभी का, संतोष कुमार यादव का बी ऑप्शन आया है, ज्ञान एकेडमी क्लासेस बी ऑप्शन बता रहे हैं, मुन्ना कुमार का यहाँ पर चलिए बी ऑप्शन आया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी हर्ष राज का बी ऑप्शन आया है, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बी बताया है, यूरिक अम्ल, उनका बिल्कुल सही है। मानव मूत्र में जो है यूरिक अम्ल पाया जाता है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें
ये आपका पेट में पाया जाता है। अमाशय रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, तो HCl होता है। मैलिक अम्ल जो है ये आपका याद रखना है, सेव में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये भी ध्यान में रखिएगा, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका सिरका में पाया जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 77 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ जाएं। 100 का आंकड़ा पार करा देना है। बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, बताइए। बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 88 का राइट आंसर यहाँ पर शिव कुमार बी ऑप्शन बता रहे हैं। साहनी कुमार का बी ऑप्शन आया है, अफसाना खातून बी ऑप्शन, मनीषा का बी ऑप्शन, रुदल कुमार का बी ऑप्शन आया है, निशा का यहाँ पर बी ऑप्शन आया है, सपना कुमारी का बी ऑप्शन आया है। चलिए 80 लोग जुड़ चुके हैं, तो 20 लोग और के पास शेयर कीजिए। शिव कुमार का बी ऑप्शन आया है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो खुशबू कुमारी बी ऑप्शन बता रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। बिहार विधानसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ये आपके 2 सीटें आरक्षित है। कौन कौन सी है, तो ये आपका कटोरिया है, ठीक है, याद रखिएगा कटोरिया, और आपका कौन सा है, तो 1 नंबर में कटोरिया याद रखिएगा और दूसरा याद रखिएगा मनिहारी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, बिहार स्पेशल का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास जो है आपका सोनू रॉय 12 बजे से चलता है, डेली दोपहर 12 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक, ईच ऑफ द स्कॉलर्स डैश डैश डैश, बताइए इसमें क्या भराएगा। चलिए बिल्कुल मनीषा, 12 बजे से क्लास चलता है, आप बता दी, थैंक यू। चलिए आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी तो करवा रहे हैं, शेयर कीजिए एक बार, सभी लोग करवा देंगे जल्दी जल्दी। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में 89 का कमेंट बताया है, कमेंट बॉक्स में क्या बताया है, चलिए तो 89 का राइट आंसर की नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, ठीक है, तो ठीक हो गया है अब। चलिए बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा हो गया है अब। चलिए बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा निम्नलिखित से कौन सा है, तो 90 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीडियो चल रहा है ना, अब बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो उर्दू हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 90 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है, ये आपको बताना है। 91 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो नवादा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक टेलीविजन 8500 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, ठीक है। 5% लाभ करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बताइए। 64 लोग जुड़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। 92 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 92 का यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 10,500 रुपये, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बताइए। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, ये आपको राइट आंसर 93 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो 93 का सी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 का यहाँ पर बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद थे, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण निम्नलिखित नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन हो जाएंगे। 94 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो बताइए।
82 लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार सभी लोग शेयर कीजिए ताकि 100 लोग जुड़ जाएं और क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए, तो इसका राइट आंसर आ रहा है सभी का सी ऑप्शन। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है दीन बंधु मित्र, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, निभा कुमारी का सही है, मनीषा का सही है, ज्ञान एकेडमी क्लासेस का सही है, मुन्ना कुमार का सही है, चलिए सुनील का सही है, गेमिंग बॉस का सही है। ठीक है, सभी का आंसर जो है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। चलिए, विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। 36 लाइक हो चुका है और 100 लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा वीडियो, तो सभी लोग शेयर कीजिए एक बार, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। चलिए, तो विष्णु पद मंदिर जो है बिहार के गयाजी जिले में स्थित है। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी गयाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का कितना समय लगता है, बताइए। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, ज्ञान बिंदु का है सुनील। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो खरीद लीजिए, आप बुक जाकर मार्केट से मिल जाएगा। चलिए, अमरजीत भी आ चुके हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 52 सेकंड। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी समबाहुभुज यहाँ पर दिया गया है, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा है, 3 ही प्रश्न और बचे हैं। चलिए, तो 97 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में 5 बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अम्बु किसका पर्यायवाची है, बताइए। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्बु जो है किसका पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए अम्बु किसका पर्यायवाची है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जिन्होंने भी 8 नहीं होगा 5 होगा। जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर सी ऑप्शन बताया है, अम्बु जो है आपका जल का पर्यायवाची है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a माइनस 13 है तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, बताइए। 99 नंबर सवाल, एक प्रश्न और बचा हुआ है, सभी लोग लाइक कर दीजिए एक बार लास्ट टाइम में, जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आ रहा है 99 का क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 99 नंबर प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 नंबर सवाल देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट प्रश्न है ये, तो थोड़ा लेवल का है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया। तो बताइए कौन सा कथन जो है आपका सही है। चलिए, तो ये लास्ट सवाल है, तो 100 नंबर सवाल का आंसर जो है आप लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया है 100 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, केवल एक सही है, बाकी जो है आपका एक और दूसरा कथन जो है गलत दिया गया है, केवल एक सही हो जाएगा, बुक में यही दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ज्ञान एकेडमी क्लासेस का सही है। चलिए, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग बताइए, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को, हाँ क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन मुन्ना। चलिए, आपको PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
12 बजे डेली क्लास आपको लाइव होगा। डेली क्लास आपको 12 बजे दोपहर में चलेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, करेंट अफेयर्स देखते हैं शाम को। अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है राजीव, देख रहे कट जा रहा है बार बार में। ज्ञान बिंदु का बुक का फर्स्ट वाला दिखाओ तो सर। अच्छा, तो आपको फर्स्ट पेज देखना है। देखिए यहाँ पर दिया होगा, कहीं ना कहीं लोगो होगा ज्ञान बिंदु का। देखिए यहाँ पर है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। चलिए, थैंक यू अमरजीत। हाँ, नेक्स्ट सेट आपको करवाएंगे, टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। चलिए सुनील कुमार देख लीजिए, ज्ञान बिंदु का ही प्रैक्टिस सेट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो जो है 1 से लेकर 100 तक, बीच में जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। 1 से लेकर 100 तक हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, स्पीड करेंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना ही क्वेश्चन था, 100 सवाल। तो आप पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं बेबी कुशवाहा, तो वीडियो जाकर देखिए, वीडियो अभी अवेलेबल है। चलिए 4 बजे देखते हैं।